ओके, विल स्टार्ट। पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 139(1) दैट स्टार्ट्स अवर पार्ट 1 रिटर्न्स। ओके, नाउ सेक्शन 139(1) में अपने को तीन चीज सीखनी है। हु शुड फाइल रिटर्न, व्हेन टू फाइल रिटर्न एंड हाउ टू फाइल रिटर्न। ये तीनों चीज का अपने को आंसर पता होना चाहिए। हु शुड फाइल रिटर्न, व्हेन टू फाइल रिटर्न एंड हाउ टू फाइल रिटर्न। कितने लोग को ये भी डाउट आता है व्हाई टू फाइल रिटर्न, तो ये भी बता देता हूं। ये कुछ लिखने में नहीं आएगा अपने नोट्स में। वाई टू फाइल का आंसर ये है कि अगर हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो उससे गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि मेरी इनकम क्या है, और उनको जानना है कि मेरी इनकम क्या है, क्योंकि वॉट एवर आई एम अर्निंग उसके ऊपर टैक्स उनको चाहिए। इसलिए हर इंसान का ड्यूटी बनता है कि तुमने पूरे साल में जो भी कमाया ना उसका पूरा कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स में सबमिट करो। एंड जब ये कैलकुलेशन करके हम लोग इनकम टैक्स में सबमिट करते बाय फिलिंग अ फॉर्म वगैरह वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड हमने रिटर्न फाइल किया है। एंड फिर उन लोग चेक करेंगे। अब चेक करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है। अपनी ड्यूटी क्या बनती है, जो भी इनकम कमाया उसका पूरा कैलकुलेशन करके एक फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है। दैट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बट देन हु हैज टू फाइल रिटर्न? रिटर्न फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी है, वो अपने को पढ़ना है। तो सी, हु शुड फाइल में चार ऐसे लोग हैं ना, इन लोगों को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वेदर उनका इनकम छोटा है, बड़ा है, नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनकम, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है इन चार लोगों के लिए। एंड फिर इनके अलावा जो बाकी लोग हैं ना, उन लोग की तो इनकम अगर बड़ी हुई ना तो ही रिटर्न फाइल करना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी इनकम, वो बताता हूं। एक बार मैं ऊपर ऊपर से चार्ट का एक ग्लांस पे बता रहा हूं कि ये चार ऐसे ना, इन लोग का रिटर्न फाइल करना ना करना डजंट डिपेंड अपॉन देयर साइज ऑफ इनकम। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम रिटर्न फाइल करना मस्ट है। लेकिन इन लोग के लिए इनकम देख के डिसाइड होता है रिटर्न भरना है कि नहीं। तो सी, पहले ये चार लोग देखो कौन है। कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म, राउसो एंड फेको। ये दोनों कोडवर्ड है, मेरा कोडवर्ड है। बताऊंगा फुल फॉर्म क्या है। पहले चार लोग कौन है? कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म, राउसो एंड फेको। सी, मेक इट अ पॉइंट, जैसे जैसे पढ़ाओ ना रट डालो। एट दी एंड पता है सब चीज अपने को याद होगी तो ही फायदा है। खाली सीख सीख के जाओगे कोई मतलब नहीं है। और जब एट दी एंड अपने को सब कुछ याद होना चाहिए तो वो प्रोसेस आज से ही चालू हो जाना चाहिए। द मोमेंट आई एक्सप्लेन, तुरंत दिमाग में एंटर, सेव, रजिस्टर, रजिस्टर फॉर एवर, पूरा रट डालो। लिटरली यू टू मेमोराइज एवरीथिंग। तो सी, कौन से चार लोग थे? कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म, राउसो एंड फेको। इन लोग के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे उनकी इनकम हो नहीं हो, कितनी भी हो। अब क्यों बताऊंगा, एक एक का रीजन भी मालूम होना चाहिए ना। हाँ, एक और चीज, अपना मेंटालिटी क्या होना चाहिए, हर चीज के पीछे लॉजिक पता होना चाहिए। क्यों, वाई, ऐसे नहीं रूल है बस। रूल है मतलब क्या है, देयर इज ऑलवेज लॉजिक बिहाइंड द लॉ। तो अपने को लॉजिक भी समझना चाहिए, ऐसा क्यों। तो चलो ये छोटी सी बात है भले, लेकिन अपने को रीजन मालूम होना चाहिए ना कि इन लोग के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी क्यों किया है, तो रीजन समझना चाहिए। तो सी, एक एक करके, इन लोग दोनों का रीजन कॉमन है। कंपनीज और पार्टनरशिप फॉर्म है ना, बहुत बड़े असेसिस है। एंड सिंस इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, इन लोगों में करोड़ों की इनकम कमाने का पोटेंशियल है। इन लोगों में, किन लोगों में? कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म में करोड़ों की इनकम कमाने का पोटेंशियल है। एंड सिंस इन लोगों में करोड़ों की इनकम कमाने का पोटेंशियल है, तो इनकम टैक्स वाले क्या सोचते हैं, बड़े लोग हैं, इन लोग से टच में रहना पड़ेगा, इन लोग से अपना टच नहीं छूटना चाहिए। अब इन लोग से टच में रहने के लिए क्या बोला है, भाई तुम लोग तो हर साल रिटर्न भरो। रिटर्न तो बहाना है, तुम्हारे से कांस्टेंट संपर्क में रहना है। क्या बोला, रिटर्न तो एक बहाना है, तुम्हारे से कांस्टेंट टच में रहना है। और सी, अगर इन लोग का ऐसा हो ना, कभी रिटर्न आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, तो इन लोग से टच छूट जाता है ना। और इनकम टैक्स वालों की थिंकिंग है, जो बड़े बड़े एसएससी है उनसे तो कांस्टेंट टच बना के रखना पड़ता है। अपने कैसे कोई बड़ी बड़े लोगों से कैसे टच बना के रखते हैं, वैसे इनकम टैक्स वालों का भी स्वार्थ है। जो बड़े बड़े एसएससी है, बड़े क्यों बोला, क्योंकि इन लोग का ऐसा पोटेंशियल है ना, एक पार्टनरशिप फॉर्म 1000 करोड़ का टर्नओवर भी कर सकती है, पॉसिबल है। 4-5 लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं तो देयर इज स्कोप ऑफ स्केलेबिलिटी। कंपनीज में तो स्केलेबिलिटी का स्कोप होता ही है। तो सिंस ये लोग दोनों इतने बड़े लोग हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले थिंकिंग क्या है, भाई तेरा लॉस भी होगा चलेगा, तू टैक्स मत भरना लेकिन रिटर्न तो भर। और तेरा हर साल रिटर्न आते रहेगा ना, तो अपना कांस्टेंट टच बना रहेगा। वी वांट टू कीप इन टच।
तो यही रीजन था कंपनीज और पार्टनरशिप फॉर्म का। ओके, फिर राउसो। अब राउसो का फुल फॉर्म देखो क्या है पहले, ये देखो राउसो का मतलब है रेसिडेंट पर्सन हैविंग एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, इसको बोलते हैं राउसो। ओके, तो क्या था फुल फॉर्म, रेसिडेंट पर्सन हैविंग, फील करो, रेसिडेंट पर्सन, रेसिडेंट देसी बॉय, हैविंग एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया फॉरेन में, और हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया। तो सी इसको दो पार्ट में पढ़ाता हूं, पहले राव फिर सो। पहले इतना पैच ही पढ़ो ना, रेसिडेंट पर्सन हैविंग एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मीन्स यू नो, अगर किसी के पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है रिटर्न भरना ही पड़ेगा। वो चाहे कह दे नहीं मेरी इनकम तो जीरो होती है, पूरे साल भर मैंने में कुछ कमाया नहीं है, फिर भी तेरे पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है ना, उस कारण से रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। क्यों? और फॉरेन में प्रॉपर्टी होना मतलब इट कैन बी जमीन, घर, फ्लैट, बैंक अकाउंट, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री होना मतलब रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाता है। क्यों? इनके पीछे गवर्नमेंट क्यों लगी है? क्यों का आंसर बताओ होना चाहिए, जिससे मैंने इसके क्यों का बताया ना, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से टच में रहना पड़ता है, तो ये लोग से रिटर्न क्यों भरवा रही है? क्योंकि इन लोगों में चोर होने का पोटेंशियल है। कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म में डायलॉग क्या हमारा था, इन लोगों में करोड़ों की इनकम कमाने का पोटेंशियल है, इसलिए उनसे टच में रहना था ना। राउसो में चोर होने का पोटेंशियल है एंड चोरों के तो पीछे लगे हुए रहना पड़ता है। अब मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि इन लोगों में चोर होने का पोटेंशियल है। टेल मी व्हाई डिड आई से इन लोगों में चोर होने का पोटेंशियल है? इनकम टैक्स पे चोर मतलब समझता है ना, घर में डाका मारता है वैसा चोर नहीं, शराफत से कमाता होगा। जैसे मैं कितना नोबल प्रोफेशन में पढ़ा पढ़ा के कमा रहा हूं, लेकिन आई कैन बी चोर फॉर इनकम टैक्स वाले इफ आई डोंट पे टैक्स, तो वो सेंस में चोर बोल रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, राउसो में चोर होने का पोटेंशियल है, क्योंकि सी इनकम टैक्स से जो बड़े बड़े चोर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े घपलेबाज लोग, उन लोग में एक स्टाइल है, ट्रेंड है उन लोग का, कभी भी इन लोग कमाते हैं ना पैसा और उस पर टैक्स नहीं भरना होता है ना, तो पैसा इन लोग घर में छुपा के नहीं रखते, फॉरेन में लोकेट कर देते। इमेजिन करो मेरे पास है ना थोड़ी बहुत इनकम थी जिसका मैंने टैक्स नहीं भरा था, पर शुरुआत में थोड़ी बहुत इनकम ही थी ना, तो मैं क्या करूं, घर में कहीं छुपा दूंगा। छुपाना क्यों पड़ता है? बैंक में तो नहीं रख सकता ना यार, अरे बैंक में रखूंगा तो सब पता चल जाएगा। द फैक्ट दैट मुझे टैक्स नहीं भरना है तो इनकम को छुपी भी रखना है, और छुपा के रखना है, तभी तो बोलते ब्लैक का पैसा, ब्लैक मतलब अंधेरे में छुपा हुआ है, पता नहीं चलेगा। तो सी शुरुआत में जब ब्लैक का पैसा आता है ना, मीन्स थोड़ी बहुत इनकम जिस पे टैक्स नहीं भरा है, तो हम लोग घर पे छुपाना मैनेज कर सकते हैं, एक तिजोरी में रख दिया। लेकिन जब ब्लैक का पैसा बढ़ते आता है ना, तो एक बार इतना ज्यादा ब्लैक का पैसा होता है उसको संभालना भारी पड़ता है, घर में ही जगह नहीं है, घर में नोटों की गड्डियां भर गई, ऐसे चलने को जगह नहीं है, और 2-3 फ्लैट भी ले लेगा उसके लिए, पर सी छुपा तो देगा। लेकिन अब उसको टेंशन क्या मालूम है, रेड गिर गई तो, रेड गिर गई तो उसको टेंशन आ गया है। अगर रेड गिरी मतलब अचानक इनकम टैक्स वाले घर में आके तलाशी लेना चालू करेंगे, तो सारा ब्लैक का पैसा उसका पकड़ा जाएगा। तो इस लेवल पे उसको टेंशन आने लगा कि अब बहुत ज्यादा ब्लैक का पैसा हो गया, घर में संभालना बहुत ही रिस्की है। तो ऐसे लोग फिर क्या सोचते, घर में रखने का ही नहीं, ताकि इनकम टैक्स वाले आए तो उन लोग का पोपट हो जाए। इन लोग ब्लैक का पैसा ढूंढने, उनको घर पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं सब ब्लैक का पैसा फॉरेन में लोकेट कर रहा हूं। तो ये इन लोग की स्टाइल होती है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट ये इनिशियल लेवल पे नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इनकम कमाया, टैक्स नहीं भरा, घर में लोग छुपा देते, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लैक का पैसा है ना, तो यही एक ऑप्शन बचता है कि इन लोग सारा पैसा फॉरेन कंट्री में लोकेट कर देते। अब तुम लोग बोलोगे फॉरेन कंट्री में ऐसे कैसे लोकेट किया, उसके 100 तरीके हैं। जिनको उल्टे सीधे काम आते हैं ना, उनके यहाँ 100 रास्ते होते हैं। अभी तुम लोग को उसमें नहीं घुसना है कैसे किया होगा। वी आर नॉट स्टडिंग हाउ टू फूल, वी आर स्टडिंग द रूल। मीन्स इनकम टैक्स वालों को मामू कैसे बना वो थोड़ी सीखना है, अपने को तो रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए। एक बार रूल पता चला तो ऑटोमेटिकली यू नो हाउ टू फूल। तो वो जो लोग माहिर होते हैं उनको पता है कि फॉरेन में पैसे को कैसे लोकेट करना है। और पता है फॉरेन में बहुत सारी ऐसी कंट्रियां होती है ना, दे आर सो लीनियंट, इन लोग पूछते भी नहीं है। वहां पर बैंक अकाउंट खोल दो, डाल दो 100 करोड़ रुपया, पूछेंगे भी नहीं। इंडिया में तो 100 नखरे,
दुनिया भर का केवाईसी वगैरह, पैन नंबर दो, ये दो वो दो, पैसा बैंक में डाल रहे, उसमें भी 100 टेंशन लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिया इज अ स्ट्रिक्ट कंट्री ना इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स मैटर्स। लेकिन फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज है ना, उनको पड़ी नहीं है, तो वहां पर है ना हम लोग पैसा लोकेट करते, बैंक में अकाउंट खोलते, तो पहले बैंक में अकाउंट खोलते टाइम भी कुछ फॉर्म, खाली फॉर्म भर दिया अकाउंट खुल गया, ऐसा अपना पैन नंबर लाओ, घर का बिजली का बिल लाओ, ये नखरे कुछ भी नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट खुल गया, पैसे रख दिए, आराम से अपना पैसा सेफली पार्क कर दिया फॉरेन कंट्री में। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक का पैसा फॉरेन में पार्क, उधर पार्किंग कर दी उसकी। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब इनकम टैक्स वाले घर में आएंगे ना, तो उसको टेंशन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खैर, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए भी इनकम टैक्स वालों ने इंतजाम किया है। क्या किया उन्होंने? फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ है ना एग्रीमेंट्स बना के रखा है। फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ इंडिया वालों ने अग्रीमेंट्स बनाया है फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स इंडिया वाले जैसे दुबई है या फिर दूसरी कंट्रीज के, उन लोग का एग्रीमेंट है कि हमारा इंडिया वाला वहां पर कुछ अकाउंट वकाउंट खोलेगा तो हमको खबर मिलनी चाहिए। उसके लिए भी इनकम टैक्स वालों ने काफी टेक्नोलॉजिकल बंदोबस्त करके रखा है। मतलब ये भी इतना सेफ गेम नहीं आज की तारीख में कि चलो फॉरेन में लोकेट कर दे बच गए, मतलब ये भी रिस्की चीज ही है। बट जो भी है, करने वाले आज भी करते हैं। मेन पॉइंट क्या था कि फॉरेन में किसी के पास प्रॉपर्टी होना मतलब तुरंत माइंड में क्या आता है, जरूर उसने ब्लैक का पैसा वहां लोकेट कर दिया होगा ताकि उसको इनकम टैक्स वालों को पता ना चले। अरे तो ये सोच के इनकम टैक्स वाले भी लोगों को शक की निगाह से देखते हैं। जैसे इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ा ना यार शिरीष व्यास के दुबई में, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो लोग तो मेरे को नेगेटिवली देखेंगे, जरूर शिरीष व्यास के पास ब्लैक का पैसा होगा, उसने वहां लोकेट किया होगा। ऐसा शायद नहीं भी होगा। अरे मैं सीधा आदमी हूं, अरे शराफत की कमाई से भी तो प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता हूं ना। शराफत की कमाई मतलब कमा के इज्जत से टैक्स भरता हूं, और टैक्स भरे हुए पैसों से मैंने प्रॉपर्टी ली है। मुझे शौक है दुबई में प्रॉपर्टी लेने का, साउथ अफ्रीका प्रॉपर्टी लेने का, तो वो व्हाइट के पैसे का भी ले सकता हूं। लेकिन किसको पता मैं सच्चा हूं कि झूठा हूं? इससे इनकम टैक्स वाले तो सबको शक की निगाह से ही देखते हैं। इससे इनकम टैक्स वालों का तो मेंटालिटी हो गया है, फॉरेन में प्रॉपर्टी है मतलब देयर आर हाई चांसेस कि वो ब्लैक का पैसा उसने वहां पर लोकेट किया होगा। इससे रूल ही बना दिया ना। एक काम करो ना, आपके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है ना, रिटर्न भर दो बस, हम देखेंगे ना आगे क्या करना है। कोई बोले नहीं मेरा इनकम तो इस साल 0 था, तो भी रिटर्न भरना। फॉरेन में प्रॉपर्टी होना मतलब कुछ तो दाल में काला है। दाल में काला है मतलब चांसेस है कि शायद वो ब्लैक का पैसा फॉरेन में लोकेट किया हो, तो क्या पता। इससे इनकम टैक्स वालों को डाउट आता है ना। इसलिए लॉ ने क्या बोला है, तुम्हारी इनकम नहीं भी होना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ योर इनकम, तू एक बार रिटर्न तो भर दे, ताकि तेरा रिटर्न हमारे अकाउंट में आएगा तो हम लोग देखेंगे ना ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है। फिर उन लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बाद में फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का इन लोग का अरेंजमेंट तो होता ही है ना, तो फिर इन लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी पब्लिक को क्या बोले, तेरा ड्यूटी क्या बनता है, फॉरेन में प्रॉपर्टी है ना, तू बोले सत्यवादी हरिश्चंद्र हो के पापी हो, तू रिटर्न भर दे बस। और पता है कितने लोगों को इसमें डाउट आता है, सर जो इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, ब्लैक का पैसा घर में से फॉरेन में लोकेट कर दिया, जिंदगी में जिसने टैक्स ही नहीं भरा था वो कौन सा रिटर्न भर देगा? समझे ही नहीं, मैं ही डाउट लाके मैं सिखा रहा हूं। ये देखो, ये रूल क्या बोलता है, जिनके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है रिटर्न भरना पड़ेगा। मतलब ये रूल उनको रिटर्न भरवाने के लिए मजबूर कर रहा है ना। तो डाउट क्या आना चाहिए, सर आपने जिस तरह के लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया, ये लोग ने इतना ब्लैक का पैसा जमा किया, मतलब जिंदगी में कभी टैक्स ही नहीं भरा, रिटर्न कौन सा भर देंगे? मतलब ये रूल बना के क्या मतलब है, जिनके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी रिटर्न भरो। अरे कौन सा रिटर्न भर देगा वो? मीन्स व्हाट इज गवर्नमेंट अचीविंग by forcing them to file the return? These people तो never bother to pay the tax. मस्त में ब्लैक का पैसा जमा करके लोकेटिंग इन फॉरेन कंट्री, देन हाउ विल दे फाइल द रिटर्न? तो सिर्फ बराबर है, जो पापी है ना उसके आगे कुछ भी रूल आ जाए ना वो पाप करके रहेगा। रिटर्न भरना नहीं भरूंगा, जा रिटर्न भी नहीं भरेगा। बट सी होता क्या अमल में, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। इमेजिन तुम लोग सब ऐसे पापी लोगों, मान लो तुम लोग सब कैसे लफड़े करते हो, कमाते हो, टैक्स कभी भरते नहीं हो, ब्लैक का पैसा जमा कर करके फॉरेन में लोकेट कर, सब ऐसे पापी लोग हो। अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर आके बजट में ऐसा अनाउंसमेंट करता हूँ, और एक्चुअली ये बाय द वे कुछ सालों पहले रूल आया था बजट में कि जिनके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। ये एकदम नया रूल भी नहीं है, कुछ साल हो गए,
लेकिन कुछ सालों पहले ही रूल आया था। तो सोचो, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में आके ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि हमने देखने में आया है कि बहुत सारे भारतवासी लोग पैसे कमा कमा के टैक्स नहीं भरते, उसको फॉरेन में लोकेट कर देते। इससे अभी से हम नया रूल अनाउंस कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास भी फॉरेन में प्रॉपर्टी, उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। ऐसी जब बजट में अनाउंसमेंट होती है ना, तो सोचो तुम लोग सब घपले वाले लोग हो, तुम लोगों में से आधे लोग की फट जाएगी। आधे नहीं तो चल 20% लोग तो डर जाएंगे, बाकी लोग तो एकदम क्या अड़ियल है, हाँ जो रूल बनाना बना, मैं तो ऐसा ही करूंगा जा। बट सब थोड़ी ऐसे होते हैं। जैसा ही ऐसा अनाउंसमेंट हुआ तो तुम लोगों में से काफी लोग डर जाएंगे, शिट यार फॉरेन में प्रॉपर्टी, मतलब उनके पीछे इनकम टैक्स वाले हाथ धो के पड़ गए, मतलब इनकम टैक्स वालों को अपनों का अपना टेक्निक मालूम पड़ गया क्या कि हम ब्लैक का पैसा फॉरेन में लोकेट करते, जबकि इनकम टैक्स वालों को मालूम सब होता है। लेकिन इन लोग जब सरेआम बजट में ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो ऐसी हरकतें करने वाले लोग थोड़े कम हो जाते हैं। अब सी मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया ना एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट, तो तुम लोगों में से जो जो डर गए, जैसे इमेजिन ये लोग डर ही गए कि यार ऐसा सब करेंगे तो लफड़ा हो रहा है यार, इनकम टैक्स वाले हाथ धो के पीछे बढ़ गए, तो इन लोग शायद है ना ऐसी हरकतें अवॉइड करेंगे। और जो लोग के मन में प्लान्स चल रहे कि चल ऐसा करते, उन लोग के प्लान्स ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स वालों क्या क्या है, सब चोरों को पकड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन दे कैन कंट्रोल सच एक्टिविटीज बाय जस्ट मेकिंग अ रूल कि फॉरेन में प्रॉपर्टी होना मतलब तुम्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। इतना रूल बनाने से भी ना लोग थोड़े साइकोलॉजिकली डर जाते हैं। जैसे मैं इधर क्लास में ना हर लेक्चर तुमको पूछूंगा, ऐसा बोलूंगा, हर लेक्चर पूछूंगा, हर लेक्चर तुमको आंसर देना पड़ेगा, और कभी भड़कने भी नहीं वाला, मेरे को डांटना ही नहीं आता है। हर लेक्चर पूछूंगा, कोई आंसर नहीं भी देगा ना तो भी इट्स ओके, पढ़ो चलो, तुम आंसर नहीं, आंसर मत दो, तुम मत कोई भी मत दो, चलो, पर हर लेक्चर में पूछूंगा। तो ऐसा एक रूल बनाने से भी क्या होता है, साइकोलॉजिकली जो सिंसियर बच्चा वो तो पढ़ के आ जाएगा ना, तो मेरा मकसद अचीव हो रहा है। बाकी मेरे को क्या, मैं अगर तुम लोग अगर खड़ूस बन जाओ, नहीं पढ़ने जाओ सर, नहीं पढ़ना, तो मैं कितना भी हर लेक्चर तुम्हारा टेकअप लूँ ना, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते ना, कुछ कुछ ऐसे होंगे उनको नहीं सर हर लेक्चर हमको पूछते हैं, तो हमारा ड्यूटी बनता है, आखिर हमारे फायदे के लिए हो रहा है ना, हमारी एग्जाम हमारे लिए सर कर रहे हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा है ना, तो उस कारण से लोग पढ़ के आते हैं ना। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो इन शॉर्ट बातों बातों में मैंने एक बात बोल दी कि हर लेक्चर तुम्हारा मैं टेकअप लेने वाला हूँ, और कोई डरावना टेकअप नहीं होगा। बचपन में से स्कूल टीचर पूछती थी, पढ़ जाती थी, है ना, क्या आंसर नहीं आया तो क्या, एकदम रिलैक्स्ड एटमोस्फियर है, आंसर देना है तो दे, नहीं देना तो मत दे, भगवान देख रहा है, बट याद रखना। पर हर लेक्चर टेकअप होगा, सी उसमें मेरा मकसद क्या है, हर लेक्चर पूछा पूछी करूंगा ना, एवरी लेक्चर रिलीजियसली, तो बाय द एंड अवर बैच इज ओवर, अपना सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि शुरुआत में तो क्या 2-4 लेक्चर के बाद ऐसा लगेगा हाँ इतना ही है, छोटी छोटी चीज तो सब अच्छी लगेगी ना। जब इतना सारा भर के सिलेबस हो जाएगा पहाड़ जैसा, तब वो वजन नहीं उठा पाओगे इतने सिलेबस का, तब ये मेरा हर लेक्चर टेकअप लेना तुमको फायदेमंद महसूस होगा। एनीवेज, बात क्या हो रही थी कि जो लोग ब्लैक का पैसा फॉरेन में लोकेट करते हैं वो लोग को रिटर्न भर देगा, बोले तो कौन सा भर देंगे, ठीक है नहीं भरेंगे ना, लेकिन कुछ लोग तो ऐसी हरकतें तो कम हो जाएगी इंडिया में। ऐसा रूल जब बनता है तो पब्लिक के माइंड में ये है कि यार फॉरेन में प्रॉपर्टी होना मतलब इनकम टैक्स वाले ऐसे लाइटली नहीं लेते, उनको रिटर्न भरने का बोलते हैं, मतलब इनकम टैक्स वाले कहीं मेरे को पकड़ लिए तो वो डर के मारे ऐसी एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती है। बट सी इधर मैंने अभी तक राव के बारे में बताया, आगे देखो क्या है। सो ये क्या लिखा है, साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया। सी कोई कोई लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं। जैसे इमेजिन एक बंदा है, उसने क्या सोचा मैं फॉरेन में बैंक अकाउंट खोल के मेरे ही नाम का अकाउंट खोलूंगा ना, तो सीधा सीधा मालूम पड़ जाएगा कि इसका फॉरेन में बैंक अकाउंट है, पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया है, फॉरेन में सारा पैसा कोई बैंक अकाउंट में रखा है, लेकिन मम्मी के नाम का अकाउंट खोला है। अरे उसने अपनी मम्मी के नाम का बैंक अकाउंट खोला है, ये सोच के कि मेरी मम्मी को तो कभी लाइमलाइट में आने भी नहीं वाली है, मम्मी बेचारी बूढ़ी है, हाउसवाइफ है, इनकम टैक्स वाले कभी उसके ऊपर नजर भी नहीं डालेंगे। तो उसने क्या सोचा, अपने मम्मी के नाम का बैंक अकाउंट खोला इन फॉरेन कंट्री, ओके। एंड फिर उसको टेंशन क्या मालूम है, अकाउंट मम्मी के नाम पे खोला, मम्मी पैसा लेके भाग गई तो। ये भुक्कड़ लोग होते हैं, उनको मम्मी पापा भाई बहन कुछ पड़ी नहीं होती है, पैसा 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 होता है। तो अभी उसको टेंशन क्या, मम्मी के नाम का अकाउंट तो खोल दिया ताकि माँ नाम मम्मी का लगे, मम्मी का, मेरा तो मम्मी का, मम्मी का बोल देगा। लेकिन अब उसको टेंशन क्या, मम्मी के नाम पे अकाउंट है, मम्मी से सारा पैसा लेके फरार हो गई तो उसने क्या किया, उस अकाउंट में उसकी साइन चले ना वैसा अरेंजमेंट किया है। मीन्स अकाउंट इज इन द नेम ऑफ मम्मी, बट उसने अपनी सिग्नेचर वहां पे चले वैसा अरेंजमेंट करवाया है।
क्यों? ताकि उसका उस अकाउंट पे कंट्रोल भी रहे। तो लॉ ने बोला बॉस वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अ रूल, कि तेरे नाम पे अकाउंट नहीं भी है ना, तेरा उसमें साइन भी चल रहा है ना, तो भी यू आर फाइल टू सॉरी तो भी यू आर लाइबल टू फाइल द रिटर्न। और ऐसे में तो क्या मम्मी को भी रिटर्न भरना पड़ेगा, मुझे भी। मम्मी बन गई राव, मैं बन गया सो। अरे ऐसे में मम्मी को भी रिटर्न भरना पड़ेगा, मुझे भी। मम्मी बिकेम राव, आई बिकेम सो। कैसे? मम्मी के लिए क्या होगा? रेसिडेंट मम्मी, हैविंग एसेट आउटसाइड इंडिया, मम्मी का बैंक अकाउंट है। और मैं सो बन गया, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया। दोनों को रिटर्न भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। एट द मोस्ट क्या होगा, हम लोग अगर सच्चे लोग होंगे ना, सच्चे मतलब वाइट के पैसे से प्रॉपर्टी, तो ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, रिटर्न भरो ना। इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे, हम थोड़ी जेल में डाल रहे तेरे को यार। रिटर्न खाली फॉर्म सबमिट करना है, भर देना। सच्चे आदमी को डर भी क्यों होना चाहिए? खाली अपने से रिटर्न ही तो भरवाया इधर ये रूल में, अपने को थोड़ी कुछ पैसे वैसे देने। रिटर्न तो एक फॉर्म होता है ITR 1 ITR 2 वगैरह, वो फॉर्म सबमिट करना है, कर दो। सच्चे आदमी को तो टेंशन भी नहीं है। और जो झूठा पापी है उसको डर रहेगा, तो डर के मारी ऐसी एक्टिविटीज कम हो जाएगी इंडिया में। तो ये क्या था? कंपनीज पार्टनरशिप फ्रॉम राउसो। इन लोग दोनों का रीजन था, इन लोगों में करोड़ों की इनकम कमाने का पोटेंशियल है, बड़े बड़े लोग हैं, एंड बड़े बड़े लोगों से तो टच में रहना पड़ता है। और इन लोगों में चोर होने का पोटेंशियल है, तो चोरों से भी टच में रहना पड़ता है। फिर फेको, फेको का मतलब देखो क्या होता है। ये ना थोड़े हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले लोग हैं। मीन्स लाइफ में कभी हम लोग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले क्या सोचते हैं कि अगर तुम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने की औकात भी तो होनी चाहिए ना। और औकात कैसे बनती है? इनकम से। तो इनकम होगी तभी तुम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हो ना। तो अगर कोई ऐसा क्लेम कर, नहीं मेरी इनकम नहीं है कुछ, तो भी तू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब रिटर्न भरना पड़ेगा। सी ऐसे जनरल में बोल के मतलब नहीं है, एक एक चीज बताऊंगा समझेगा। देखो, F स्टैंड्स फॉर फॉरेन ट्रैवल। किसी ने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा स्पेंड किया है, याद करो अमाउंट। फॉरेन ट्रैवल मोर देन 2 lakhs। मोर देन बोला, मोर देन इक्वल टू भी नहीं है, मोर देन है। कभी भी मोर देन बात हो ना, ये भी ध्यान दिया करो, मोर देन बोला कि मोर देन इक्वल टू मोर देन। तो फॉरेन ट्रैवल पे स्पेंड करना मोर देन ₹2 lakhs, तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा। क्यों? इनकम टैक्स वालों की थिंकिंग क्या है? फॉरेन मतलब नॉर्मल आदमी सोचता नहीं है। अरे छोटा मोटा लो इनकम वाला आदमी होगा, फॉरेन जाने की सोचता है क्या? अरे फॉरेन जाने का भी सोचता है। अरे कितने, अरे मैं तो बचपन में कभी फॉरेन गया ही नहीं था। ये तो अच्छा CA BA करके कमाने ही लगा, बाद में यूरोप व्यूरोप सब जगह घूम के आया। ताकि बचपन में नॉर्मल, मेरे पापा मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास के थे, हम लोग फॉरेन का सोचते भी नहीं थे। मतलब अगर एक एवरेज या मिडिल क्लास आदमी होगा तो फॉरेन का सोचता ही नहीं। फॉरेन ट्रैवल करना मतलब जरूर अच्छी इनकम होती है ना। एटलीस्ट अपना वो 2.5 लाख के ऊपर तो होगा ही। 2.5 लाख क्या है? स्लैब रेट्स। इनकम टैक्स में टैक्स कब आता है? 2,50,000 का लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद टैक्स आता है कि नहीं? व्हाट आर द स्लैब रेट्स, टेल मी। अप टू 2.5 लाख 0% टैक्स। 2.5 लाख के ऊपर इनकम गई अप टू 5 लाख तक 5% टैक्स आता है। फिर 5 लाख से 10 लाख 20%। 10 लाख के ऊपर गया तो 30%। कैसा था? अप टू 2.5 टू 5, अप टू 2.5 0%, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। मतलब टैक्स आने के लिए तो क्या 2,50,000 के ऊपर इनकम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो फॉरेन ट्रैवल जाता, मतलब इतनी तो इनकम होगी ना यार। लेकिन वो बोल रहा नहीं मेरी इनकम कुछ खास ही नहीं, मैं तो जीरो कमाता हूँ। जीरो कमाता है, फॉरेन में जाके आता हूँ। ठीक है चल, तू बोल जीरो इनकम है, टैक्स मत भर, रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। देखे तो सही ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फॉरेन जाने की ताकत रखता है लेकिन उसकी इनकम ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी, तुम्हारी इनकम नहीं है ना तो टैक्स मत भरना, नील रिटर्न भर दो, जीरो टैक्स पे करना, लेकिन तेरा रिटर्न हमको देखना है। ऐसे लोगों पे हमको नजर रखनी है। और सी एक्ट में क्या लिखा मालूम है? चाहे वो तुम्हारी खुद की फॉरेन ट्रैवल हो कि किसी और की हो। जैसे खुद नहीं जा रहा, उसने बेटे को भेजा है या किसी को भी भेजा है, फ्रेंड को भेजा है, एनी पर्सन, either your own foreign travel or someone else's foreign travel, spending more than 2 lakh on foreign travel, it's a big deal, you have to file the return। तो ये था फेको का F, मोर देन 2 लाख स्पेंड करना फॉरेन ट्रैवल पे। ओके, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल होता है ना, बिजली का बिल।
अगर 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भर रहे हो, भले तुम्हारे ऑफिस का हो, घर का हो, कहीं का भी हो, पूरे साल में, ये पूरे साल का थ्रेशोल्ड्स है, थ्रेशोल्ड्स मतलब लिमिट्स है, लिमिट्स। तो पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा बिजली के बिल का पेमेंट हो रहा है, मतलब फिर छोटा मोटा काम नहीं है। अरे नहीं तो गरीब लोग का बिजली का बिल इतना नहीं आता, साल भर में ज्यादा नहीं आता है, 25-30 हजार मुश्किल से आता होगा, लेकिन 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भर रहा है, मतलब फिर इनकम भी तो होगा ना। अरे टैक्स भरने के लिए तो इनकम 2.5 लाख के ऊपर ही चाहिए। पूरे साल में 2,50,000 के ऊपर होता है, मतलब 5% टैक्स तो आ ही जाता है ना। तो अगर बिजली के बिल के ऊपर ही तू 1 लाख से ज्यादा उड़ा रहा है, मतलब जरूर एक टैक्सेबल इनकम तो होगी तेरे पास। फिर भी कोई आर्ग्यू करे नहीं सच्ची कसम, मम्मी कसम मेरी इनकम नहीं है, ओके टैक्स मत भर, नील रिटर्न भर दे, लेकिन रिटर्न भर। हमको देखना है ऐसा क्या है जो इतना बिजली का बिल भर रहा है फिर भी रिटर्न में टैक्स 0 आ रहा है, हम लोग इंक्वायरी करेंगे ना। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मोर देन 1 लाख पे करना। फिर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करना, सी फॉर करंट अकाउंट। पहले तो बताओ करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेसमैन का ही होता है ना। एक बिजनेसमैन की करंट अकाउंट खोलता है, और सोचो पूरे साल में एक बिजनेसमैन ने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, मतलब जरूर उतना कलेक्शन भी तो आता होगा। जैसे इमेजिन मेरा प्राइम विजन क्लासेस है, अब मेरा बैंक में करंट अकाउंट है, तो वो करंट अकाउंट में अगर मैं 1 करोड़ से ज्यादा डाल रहा हूं, मतलब मेरे बच्चों से उतनी फीस आई होगी। अब इतनी फीस आई होगी मतलब जरूर कुछ होगा ना। नॉट नेसेसरी कि इंसान अपनी इनकम ही बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, बट फिर भी मोस्टली करंट अकाउंट में तो लोग क्या है जो इनकम आती है उसको डिपॉजिट करते। तो इतना हैवी डिपॉजिट हो रहा मतलब पक्का तुम्हारा इनकम है। बट फिर भी सी 1 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट क्यों रखा मालूम है, क्योंकि सी कल को मैं बोल सकता ना, अरे मेरे को बच्चों से 2 करोड़ की फीस आती जाओ, लेकिन मेरे खर्चे कितने होते, मैं तो नुकसान में जा रहा हूं। अरे ऐसा आर्ग्यू कर सकता है ना। सी लोगों को क्या लगेगा, इधर 1 लाख इधर 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ क्या 50-60 लाख 30-40 लाख भी डाले बैंक में तो भी बड़ी बात होनी चाहिए ना। लेकिन क्या पब्लिक आर्ग्यू कर सकते हैं, जैसे मेरे पे अगर बोल दे हुए आपने 1 करोड़ के, सॉरी छोटा अमाउंट रखा हो तो अगर ये 10 लाख 15 लाख, तो मैं बोल सकता ना हाँ 10 लाख बच्चों से फीस मिला, कौन सा बड़ा बात है, खर्चा देखा कि कितना है, माइक लेना पड़ता है, मार्कर लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, जगह का भाड़ा देना पड़ता है, खर्चे कितने। आप मेरे 10 लाख के करंट अकाउंट डिपॉजिट पे नजर मार रहे हो, नुकसान में जा रहा हूं मैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना। इससे सी बिजनेस में लॉस भी तो होता है ना, इसलिए इससे लॉ ने बोला चल ना 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर अगर डिपॉजिट्स कर रहा है ना मतलब जरूर कुछ है। बाद में तू भले बोल के नहीं मेरे को तो लॉस होता है, हाँ ठीक है ना लॉस होता है, फिर भी तू रिटर्न भर दे, तू टैक्स मत भरना, तेरा रिटर्न तो हमको देखना है। ऐसा कौन है जो करंट अकाउंट में इतने पैसे डालता है, ये पूरे साल का है। तो 1 करोड़ हो गया, याद भी करते हो साथ साथ। जैसे मैं आगे बढ़ू ना, कोई कोई चीज का क्या एक सेंटेंस में लोगों को समझ जाता है, तो पीछे नजर रखनी चाहिए, सब याद करना चाहिए। ये देखो ये सब मैंने पढ़ा है, इधर हम लोग किधर है, फेको पे, फेको का एफ हुआ, ई हुआ, सी हो गया। फिर देखो ओ क्या है, एनी अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मींस लॉ ने ये 3 चीजों प्रिस्क्राइब किया ही है। ओ के लिए क्या बोला है, एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अपने जितने भी इनकम टैक्स ऑफिस है ना भारत में, उन सब का पप्पा है वो। कहाँ बैठता है वो, दिल्ली में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वो लोग है ना और भी क्राइटेरियाज बना सकते हैं। तो ये 3 है ना, इस तरह के और क्राइटेरिया इन लोग अनाउंस कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, अभी अप्रैल 22 में, प्रिसाइसली 21 अप्रैल 2022 सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया, उसमें कुछ नए क्राइटेरियाज अनाउंस किए विच इज एप्लीकेबल फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि एनी सर्कुलर नोटिफिकेशन कमिंग 6 मंथ्स के पहले, एग्जाम के 6 मंथ्स के पहले बिकम्स एप्लीकेबल फॉर यू। तो बच्चा मई में भी एग्जाम देगा, तो ये तो क्या अप्रैल में आ गया है, तो साल भर हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। तो सी ये अदर्स में कैसे लोग हैं, अमेंडमेंट लेटेस्ट है, मैं खुद लाइफ पे ये रूल जो पढ़ा रहा हूँ ना दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, एक बैच हो गया दूसरा बैच है, नई चीज है ना। तो ये देखो इधर और 3 नए क्राइटेरिया आ गए, टीटीएस। अगर किसी का टर्नओवर, टी फॉर टर्नओवर इन द बिजनेस इज मोर देन 60 लाख, करो बाय हार्ट,
60 lakhs, 60 lakhs, 60 lakhs हो गया बाट 60 lakhs। याद करने का इच्छा रखते तो याद होता है, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, इच्छा रखनी पड़ती। 60 लाख जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, 60 लाख। 60 लाख के ऊपर क्या होना चाहिए? टर्नओवर, मतलब अपने धंधे की सेल्स 60 लाख के ऊपर है ना तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। सी बेस्ट ऐसे याद रखो, हमने तो सुना 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है तो ऑडिट करना पड़ता है, तो डेट इज फॉर ऑडिट। लेकिन 60 लाख के ऊपर हुआ तो रिटर्न भरना पड़ता है। ऑडिट के भी तो रूल होते हैं ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना यार। ऑडिट करना कंपलसरी कब होता है किसी बंदे के लिए? जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस होता है। तो ऐसे याद रखो, जब 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस होता है तो अपने लिए ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है। बट वो 1 करोड़ था, लेकिन उसी तरह का 60 लाख क्रॉस होता है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। बाद में चाहे वो बंदा बोले नहीं मेरा 60, 70, 80 लाख का टर्नओवर है लेकिन मेरे धंधे में प्रॉफिट तो 0 होता है, चलेगा, 0 प्रॉफिट है, नील रिटर्न भर, टैक्स मत भर, हम तेरे से पैसा थोड़ी मांग रहे। ये सेक्शन तो तुझसे क्या चाह रहा है, तू रिटर्न जमा कर दे तेरा। हम देखेंगे ना आगे क्या करना है बाद में, तेरा रिटर्न आएंगे तो हम आगे कुछ कार्रवाई कर पाएंगे ना। तो क्या था, टर्नओवर मोर देन 60 lakhs। बट पता ये बिजनेसमैन लोग के लिए, प्रोफेशनल्स लोगों के लिए अलग अमाउंट है। प्रोफेशनल लोगों के लिए यही चीज मोर देन 10 lakhs है। प्रोफेशनल्स, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स वगैरह, उन लोग के लिए ग्रॉस रिसीट्स अगर 10 लाख के ऊपर गया तो रिटर्न फाइल करना मस्ट है। ये सब याद रखना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। सी प्रोफेशनल्स लोगों के लिए ऑडिट का क्राइटेरिया मालूम है क्या है? थोड़ा तो याद होगा ना, सीए इंटर में भी था, आर्टिकलशिप में देखते हो। प्रोफेशन में क्या 50 लाख का क्रॉस होता है ना कलेक्शन। जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मुझे अपने क्लाइंट से सीए गिरी करके फीस जो मिलती है 50 लाख के ऊपर है तो ऑडिट करना पड़ता है ना। उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर, नहीं क्या बोलते, ग्रॉस रिसीट्स। टर्नओवर भी बोल सकते हैं बट टेक्निकली क्या बोलेंगे, ग्रॉस रिसीट्स। इफ इट इज मोर देन 50 lakhs देन ऑडिट इज मस्ट। बट रिटर्न भरने के लिए मोर देन 50 नहीं, मोर देन 10 lakhs हो गया तो, क्यों, रिटर्न भरना तो और भी आसान है। रिटर्न में तो फॉर्म भर के सबमिट करना है। ऑडिट ज्यादा बड़ा कॉम्प्लायंस हो जाता है, बुक्स और अकाउंट्स चेक करवाने के लिए सीए को हायर करो, वो बड़ा कॉम्प्लायंस है ना, तो उसके लिए अमाउंट भी तो बड़ा रखा है। और रिटर्न भरना इज अ बिग कॉम्प्लायंस के स्मॉल कॉम्प्लायंस? इट्स अ स्मॉल कॉम्प्लायंस, so लिमिट इज ऑल्सो स्मॉल ना, इट इज ओनली 10 lakhs। अभी तक सब ग्रेटर देन साइन है, गौर करना। फिर जिस बंदे का पूरे साल में 25,000 और मोर का टीडीएस कटा है, कितना, 25,000 और मोर का टीडीएस कटा है। जैसे इमेजिन मैं इंसान हूं, मैं इनकम टैक्स वाले बोलता हूं मेरी तो कुछ इनकम नहीं, मैं नुकसान में आता हूं, गरीब हूं एकदम, मैं क्यों रिटर्न भरूं। लेकिन अगर मेरे नाम पे लोगों ने मुझे पेमेंट करते टाइम 25,000 और मोर, क्या बोला, 25,000 और मोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 जैसा मेरा टीडीएस कटा हुआ है, मतलब अलग अलग पार्टियों का मिला के, ये भी मेरे को टीडीएस काट के देती, ये भी टीडीएस काट के देती, वो भी टीडीएस काट के देता है, दो मेरे को टीडीएस काट काट के, कुल मेरे साल में टीडीएस कितने कटे हुए, 25,000 और मोर, तो मेरे को रिटर्न भरना ही पड़ेगा। अरे कितने लोग का ना टीडीएस कटा हुआ होता है लेकिन उन लोग का फाइनली नील टैक्स होके रिफंड भी क्लेम कर रहे होते हैं ना। तो इनको क्या बोला, देख भरत तू भले रिफंड भी क्लेम कर लेगा, दे भी देंगे हमको, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा टीडीएस तेरा कट रहा है, मतलब लोग बात तेरा टीडीएस क्यों काट रहे, क्योंकि तू कमा रहा है तभी ना, तो कुछ तो होगा। ठीक है, तो हम तेरे से अभी झगड़ेंगे नहीं कि तेरी इनकम सच्ची सच्ची बोल, ठीक है तेरी इनकम 0 है, तेरा लॉस है, रिटर्न भर दे, लेकिन तेरे को मतलब टैक्स मत भर, लेकिन तुझे रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। तो क्या था, जिस पर्सन का एग्रीगेट क्यों बोला, अलग अलग पार्टी लोग टीडीएस काटते हैं ना, और अलग अलग टाइमिंग पे काटते हैं, तो पूरे साल में फ्रॉम वेरियस पार्टीज एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टीडीएस प्लस टीसीएस, ये टीसीएस नाम की चीज भी है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये क्या होता है तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाना ही पड़ेगा ना, चैप्टर है इंपॉर्टेंट एग्जाम, अपने एग्जाम में। तो टीडीएस तो सबको नॉलेज भी है, टीसीएस कितने लोगों को पता नहीं है, बट व्हाट इज टीसीएस, हाउ डज इट ऑपरेट, वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीवेज। राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर एज अ रूल कि मेरा चाहे टीडीएस कटा हो कि मुझसे चाहे टीसीएस कलेक्ट हुआ हो, लैंग्वेज देखा, मेरा चाहे टीडीएस कटा हुआ हो, काट काट के मिलता है ना, चाहे मुझसे टीसीएस कलेक्ट किया हो किसी ने, टीडीएस प्लस टीसीएस का टोटल अमाउंट इन अ ईयर इफ इट इज 25,000 और मोर, रिटर्न भरना मस्ट है। तो इधर क्या लिखूं अमाउंट,
ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000। याद हो गया? 25,000 याद करो, 25,000 और मोर इक्वल टू साइन भी इधर। और अगर मैं बुढ़ा हूं, बुढ़ा मतलब 60 इयर्स वाला, देसी बुढ़ा। व्हाट इज देसी बुढ़ा? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। मीन्स इमेजिन आई एम अ रेसिडेंट एंड माई एज इज 60 इयर्स और मोर, तो 50,000 का लिमिट है। अरे इनकम टैक्स वाले बुढ़े लोग को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। मीन्स इतना ऐसा रूल नहीं बना कि उन लोगों को फटाक से रिटर्न भरने की नौबत आ जाए। मीन्स दे ट्राई टू अवॉइड टू बॉदर अ सीनियर सिटीजन। बॉदरेशन का बात ही है ना, रिटर्न भरने का काम आ गया। बूढ़ा आदमी क्या सोचेगा? बुढ़ापे में भी पीछा नहीं, पूरी जवानी तो मेरे जान ले ली इनकम टैक्स वालों ने, बुढ़ापे में तो चैन की सांस जीने दो। इससे लॉ ने क्या बोला, चलो बुढ़े लोग को हम ज्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में आ गया हो, इसलिए उसके लिए 50,000 और मोर है तो बाद में भाड़वे का बुढ़ा है, इतना बुढ़ा कमाता है तो टैक्स तो भरेगा ना। मतलब फिर 50,000 और मोर में तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सी ये सब में बार बार समझो, अपने से इनकम टैक्स कोई पैसा नहीं मांग रही है, खाली रिटर्न का फॉर्म होता है ना, आईटीआर वगैरह सबमिट करना है बस। खाली इनकम टैक्स वालों के अंदर वो इंक्विजिटिवनेस क्या है, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स वाला बंदा है, मतलब कुछ तो होगा ना। अब कुछ टैक्स न भी भरे तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे। अब वो लोग कार्रवाई कैसे करते हैं? उन लोग का इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो लोग संभालते हैं कि किसके ऊपर बाद में डिटेल इंक्वायरी करना नहीं करना है। वो तो धीरे धीरे और पढ़ोगे तो नॉलेज खुल के आएगा सामने। तो इधर एक और अमाउंट लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन द थ्रेशोल्ड इज 50,000। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है। 50,000 ग्रेटर देन टी क्या था? टीडीएस प्लस टीसीएस, टीडीएस प्लस टीसीएस। ओके, फिर एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करना 50 lakhs और मोर। ये करंट अकाउंट था, ये भूल गए तुम लोग? करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करना था ना, तो वैसे ही सेविंग्स अकाउंट में 50 lakhs और मोर डिपॉजिट किया ना, ये तो लिख रहा हूं 50 lakhs और मोर, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सी पहले तो सेविंग्स अकाउंट में कोई ज्यादा पैसा रखता ही नहीं है, सेविंग्स तो ऐसे लिमिटेड अमाउंट ही रहता है ना उसमें यार। सी करंट अकाउंट में तो धंधे वाले भर भर के पैसा डालते ही है, क्योंकि करंट अकाउंट खोलने में क्या अपने ओवरड्राफ्ट वगैरह मिलता है ना उसमें। सेविंग्स अकाउंट में क्या ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो लोग क्या लिमिटेड पैसा ही रखते हैं। तो उसमें भी किसी ने पूरे साल में 50 lakhs और मोर डिपॉजिट, ये एक्चुअली पर बैंक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा 2-3 सेविंग्स अकाउंट है, 2-3 सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है अलग अलग ब्रांचेस में। तो टोटल डिपॉजिट्स अगर 50 lakhs और मोर है, एक्ट में ऐसा लगा इन 1 or more अकाउंट विद द बैंक, इन 1 or more अकाउंट विद द बैंक, देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न। इधर भी ऐसा था, करंट अकाउंट इन 1 or more अकाउंट विद अ बैंक, विद अ बैंक, विद अ बैंक, तो अपने को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट अभी तक तो खाली करंट अकाउंट वाज अ क्राइटेरिया, नाउ सेविंग्स अकाउंट के पीछे ही पड़ गए कि सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा डालोगे तो रिटर्न भरना पड़ेगा। और इस सब में बार बार क्या सोचना चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं दिया है, अगर तो सच्चा आदमी तो टेंशन मत ले, इनकम टैक्स वालों ने खाली रिटर्न ही मांगा है। और तो झूठा आदमी है तो तेरे को टेंशन लेना चाहिए, रिटर्न क्या मांग लिया, आगे भगवान जाने क्या करेंगे आगे। वो झूठा आदमी को डर रहेगा ना, आगे सच्चे लोगों को क्या रिटर्न मांगा, ले ले रिटर्न। तो ये सब अमाउंट्स याद है, ये नए रूल है टीटीएस वाला अमेंडमेंट है। तो हम लोग देखो यहाँ से पढ़ते पढ़ते फेको पे आए थे, फिर फेको की थियरी ये रही, फिर फेको के अंदर टीटीएस आ गया नया, टीटीएस। तो ये क्या था इन लोगों के लिए, क्या है, रिटर्न हमेशा ही भरना पड़ेगा, मैंडेटरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनकम। फिर अदर्स लोग के लिए देखो क्या है, रिटर्न भरना भी पड़े ना भी भरना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इनकम। डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ इनकम का मतलब देखो क्या है, अगर इन लोगों की ग्रॉस टोटल इनकम, देखो मैंने तैयारी करके रखा है, मैं तो टाइम पे आया था ना, तो सब तैयारी करके रखी है। अगर ये अदर्स लोगों की, बोल, ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक एग्जेम्पशन? 2,50,000 स्लैब रेट्स में होता है ना, एक लेवल तक जो 0% टैक्स आता है,
उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। वो पता है ना, बुढ़े लोग का लिमिट अलग है, 3 लाख है, और अगर 80 ईयर्स और मोर वाला बुढ़ा है तो 5 लाख है। एनीवे ये सब भी मैं वक्त आने पे पढ़ाने वाला हूँ, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा। जस्ट बिकॉज तुम इंटर के बाद फाइनल में आए हो, दैट डजंट मेक मी अज्यूम कि तुमको आता होगा। अगर अज्यूम करूंगा तो और नुकसान हो जाएगा ना। तो मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूँ कि कोई बंदा टैक्स पहली बार पढ़ रहा है, वो हिसाब से मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो बात क्या हो रही थी कि जीटीआई शुड बी ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन, और मैं बता रहा था बेसिक एग्जेम्पशन मतलब अपने स्लैब रेट्स पे जिसपे 0% टैक्स आता है वो। तो मतलब एक बार के लिए 2,50,000 माइंड में रखो ना। जवानों का स्लैब रेट्स 2,50,000 वाला है, बुढ़े लोग का अलग है ना। तो अगर तुम्हारी जीटीआई इज ग्रेटर देन क्या था, बेसिक एग्जेम्पशन यानी कि 2,50,000, देन रिटर्न फाइल करना इज मस्ट। ओके ना। अब एक पता डाउट क्या आना चाहिए, एक से पहले जीटीआई मतलब क्या होता है? अरे ये सब हेड्स ऑफ इनकम के नाम लो, सबके नाम लो, डीटी चालू हो रहा है, शगुन होता है, सब हेड्स के नाम लेना। बताओ ये क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल ऑफ दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। बाद में क्या था? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, एटीसी, एटीडी, वो सब होता है 80 वाले सेक्शन। बाद में नेट टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ सर्टेन परसेंटेज। तो सी, अभी मैंने क्या बोला उसको सुन के डाउट आना चाहिए। मैंने क्या कहा कि इन लोगों की जीटीआई अगर 2,50,000 क्रॉस होती तो रिटर्न भरना पड़ता है ना। तो डाउट क्या आना चाहिए? जीटीआई क्यों? टैक्स तो एनटीआई के ऊपर आता है ना। मीन्स आज अगर किसी का एनटीआई 0 हो तो टैक्स 0 हो जाता है ना यार। तो टैक्स तो एनटीआई पे आता है, लेकिन लॉ ने क्या बोला? हाँ पता है, हमको भी पता है टैक्स एनटीआई पे आता है, लेकिन रिटर्न भरना ना भरना ये डिसीजन जीटीआई से लेना पड़ेगा। क्यों? और ये भी कुछ सालों पहले रूल आया था नया, अदरवाइज बहुत पुराने टाइम में तो कैसा था, एनटीआई से जज करते थे। अगर एनटीआई 2.5 लाख के ऊपर है तो रिटर्न भरो, नहीं तो नहीं। अभी एनटीआई ने जीटीआई से देखते हैं। क्यों? अगर एनटीआई को क्राइटेरिया रखा रिटर्न भरने का, तो पता है कितने कितने महारथी अमीर लोग भी रिटर्न नहीं भरेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, कितने कितने अमीर लोग भी रिटर्न नहीं भरेंगे। मेरे को बताओ, अमीरों का रिटर्न इनकम टैक्स वालों को देखने का मन होता होगा ना? तड़पते हो तो। अमीरों का रिटर्न देखने तो इनकम टैक्स वाले बहुत ही ज्यादा तड़पते हैं। अमीर आदमी है ना, अरे अमीर से तो टैक्स आता है ना यार। तो अमीरों का रिटर्न देखने तो गवर्नमेंट तड़पती है। और अगर हमने सोचो एनटीआई को क्राइटेरिया रखा होता ना, तो कितने अमीर ज्यादा लोग भी रिटर्न नहीं भरते। क्यों मालूम है? क्यों? सुनो, चैप्टर 6A में वो कला है, चैप्टर 6A में वो कला है कि बहुत बड़े अमीर आदमी को भी रोड छाप दिखा सकता है। मीन्स ये देखो, आज अगर किसी का जीटीआई 5 करोड़ है, कितना? 5 करोड़, बट चैप्टर 6A में डिडक्शन लेके वो 0 हो गया है। तुम लोग सोचो ऐसे कैसे होता है? होता है। तुम लोग बच्चों वाले वो इंटर वाले डिडक्शन याद करोगे ना, एटीसी, एटीडी, एटीयू वगैरह, तो तुमको मेरा ये एग्जाम्पल फनी लगेगा। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? किसी का जीटीआई 5 करोड़ था, लेकिन चैप्टर 6A 0 हो गया। क्योंकि तुम लोग ने इंटर में वो वाले सेक्शंस पढ़े ना, एटीसी, एटीडी, एटीडी वगैरह। तुम लोग पता है महान सेक्शंस कौन से? एटीआईए, एटीआईबी, आई वाले बहुत सारे सेक्शन है लॉ में जो इंटर में नहीं था। एटीआईए, एटीआईबी, एटीआईसी, एटीआईएसी, एटीआईएबी, ये सब सेक्शंस में क्या होता है मालूम है? अपना 5 करोड़ के 10-10 करोड़ भी अमाउंट 0 हो सकता है। क्योंकि इन लोग को पता है कि ऐसा वरदान मिला है कि तुम्हारे धंधे में जो भी प्रॉफिट्स हुआ ना, 100% प्रॉफिट्स माफ। अरे एटीआई वाली जो सीरीज है ना, उसमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स का 100% माफ हो जाता है। 100% बोला है, मतलब कोई 100 करोड़ का भी प्रॉफिट कमाएगा तो भी 100% माफ। तो सोचो किसी ने एटीआईए, एटीआईबी में डिडक्शन लिया तो उनको तो भारी मिलता है। चलो एटीसी की अगर बात करूं ना, एटीसी में कितना मिलता है बताओ? सुना होगा 1,50,000। उधर 1,50,000 से डिडक्शन ज्यादा क्या ले पाएगा? अरे हर जगह छोटे छोटे डिडक्शन ही मिलते हैं, लेकिन एटीआईए वगैरह में तो कई बार क्या है, अपना फुल प्रॉफिट माफ हो जाता है। तो सोच किसी ने एटीआईए आईबी में डिडक्शन लिया होगा, तो उसका जीटीआई 5 करोड़ था, शायद उसका पूरा 5 करोड़ माइनस होकर नील हो गया होगा। अब नील को देख के रिटर्न भरने का बोलते हैं
तो नील वाला आदमी तो रिटर्न ही नहीं भरता। लेकिन ये इंसान इनकम टैक्स वालों के हाथों से छूट गया ना। 5 करोड़ कमाने वाला आदमी, उसका रिटर्न देखना तो बनता है कि नहीं। 5 करोड़ छोटी अमाउंट थोड़ी है। ठीक है, इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, चैप्टर 6 के कारण तेरा नील हो गया ना, टैक्स मत भरना, मत भर, हम खुद तेरे को चैप्टर 6 में डिडक्शन दिए, तू टैक्स मत भर, लेकिन रिटर्न तो भर। क्यों, 5 करोड़ जैसा आदमी मतलब कोई बड़ी पार्टी है। इसे सी बेस्ट ऐसे याद रखो ना, इंसान की असली औकात जीटीआई से पता चलती है, एनटीआई से ट्रू पिक्चर नहीं मिलता। ये सुनो, मेरा 5 करोड़ एग्जाम्पल में 0 हो गया ना, तो 0 देख के एक बार तो क्या, 0 एनटीआई है, गरीब आदमी है, तो ये अपने को ट्रू पिक्चर नहीं देख रहा है। अरे बाद में गरीब तो ऐसा भी हो सकता है, 1 लाख माइनस 1 लाख वाला भी गरीब होता है, 100 करोड़ माइनस 100 करोड़ भी गरीब दिखेगा, भले एनटीआई में तो सब लोग गरीब दिखेंगे। इससे एनटीआई से बंदे का ट्रू पिक्चर नहीं दिखता है, इससे इंसान की असली औकात तो जीटीआई से मालूम पड़ती है। इससे लॉ ने बोला हम जीटीआई देख के डिसाइड करेंगे तेरे को रिटर्न भरना है कि नहीं। बाकी ठीक है, तुम्हारा एनटीआई 0 हो गया तो टैक्स मत भरो। और वैसे भी हम लोग ये सेक्शन टैक्स भरवाने के लिए नहीं खोले, रिटर्न भरवाने के लिए। रिटर्न तो भरो आप। और सुनो, जीटीआई में भी एक और पॉइंट है। जैसे इमेजिन किसी का ये जीटीआई है ना 1 लाख हो गया है, अरे तो टेल मी इसको रिटर्न भरना पड़ेगा कि नहीं। अरे जीटीआई 1 लाख ही है, बोला ना 2,50,000 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसका जीटीआई खाली 1 लाख ही है, तो रिटर्न भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, इट इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन, नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन सुनो, इसमें भी एक पॉइंट है, अगर आपने कैपिटल गेन्स के हेड में 54 वाले सेक्शंस का बेनिफिट लिया होगा। सुना है 54 वाले सेक्शंस क्या होता है उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे, आज अगर मैं घर बेच के दूसरा घर लेता हूं तो 54 में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। बोलने से तो याद आएगा ना, घर बेच के घर लेना, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर एक खेत, एग्रीकल्चर लैंड बेच के दूसरा एग्रीकल्चर लैंड लेते तो 54B में एग्जेम्पशन मिलता है। इस तरह से कुछ ब्ला 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 54 सेक्शंस है, डिटेल में तो पढ़ेंगे ना बाद में, लेकिन तुम लोग खाली चलो इतना ही याद रखो ना, घर बेच के घर लेते तो उसका 54 में एग्जेम्पशन मिलता है। तो सोचो, एक इंसान ने ना बंगला बेचा था अपना, बंगला बेच के कैपिटल गेन उसको 9 करोड़ का हुआ, 9 करोड़, लेकिन उससे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और ले ली, उसका 9 करोड़ का कैपिटल गेन नील हो गया। अरे मतलब उसका कैपिटल गेन नील दिख रहा है इधर, लेकिन असलियत क्या थी, ही मेड कैपिटल गेन्स ऑफ 9 CR, बट इट वॉज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54। और 54 में तो फुल एग्जेम्पशन मिल सकता है। अगर 9 करोड़ के कैपिटल गेन से तुमने 9 करोड़ का नया बंगला बांध दिया ना, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। अरे मतलब ये एक्चुअली बंदा नील हो गया इधर। तुम लोग बोले 1 लाख, ये 1 लाख होगा ना, उसका इफॉस होगा, इफॉस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा कुछ। चलो ना डाल देता हूँ अमाउंट इधर, चलो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसकी कुछ होगी 1 लाख। तो अब ये इंसान को देख के भी क्या लगता है, छोटा पार्टी, गरीब है, जीटीआई 1 लाख ही है, लेकिन ये भी आदमी छोटा नहीं है, 9 करोड़ का कैपिटल गेन बना है, वो भी घर से। घर जैसी चीज होना मतलब छोटी बात है कि बड़ी बात है, बड़ी बात है। और घर बेच के 9 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, वो तो इनकम टैक्स वालों की मेहरबानी है कि सामने दूसरा प्रॉपर्टी लेते तो अपना एग्जेम्पशन मिल जाता है, लेकिन ये तो उनकी मेहरबानी तभी ना। अगर वो मेहरबानी नहीं होती तो मेरे पे तो 9 करोड़ की इनकम आई है, और 9 करोड़ की इनकम मेरी खर्च भी नहीं हुई, इन्वेस्ट हो गई है, मतलब मैं 9 करोड़ का वेल्थ आया मेरे पास। तो एम आई छोटा पार्टी के बड़ा पार्टी, बड़ा पार्टी ना। लेकिन अगर उसको बोले नहीं तू जीटीआई देख, तो जीटीआई से तो रिटर्न ही नहीं भरेगा वो। इससे देखो एक्ट में क्या लिखा है, अगर तुमने कोई 54 वाले सेक्शंस में एग्जेम्पशन, उसको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन लिया होगा, तो उसको ऐड बैक कर दो। ऐड बैक, ऐड बैक क्यों बोला, पहले माइनस हुआ था देखो, अरे 9 - 9 करके नील हुआ था ना, और पहले जो माइनस हुआ था उसको पलटी मारना है, तो क्या बोलते हैं, ऐड बैक। तो करो ऐड बैक। पहले डू यू एग्री, जीटीआई में उससे काट पीट के आया होगा, तो कट पीट गया, ठीक है, मतलब फाइनल कैलकुलेशन में वो कटा पीटा हुआ रहेगा, लेकिन एक बार कैलसी पे करना चाहिए। 1 लाख उसका जीटीआई है, और वो 54 में कितना एग्जामिशन लिया था, फुल 9 करोड़।
तो 9 करोड़ ऐड बैक करो, कितना हो गया 9 करोड़ 1 लाख, विच इज मोर देन 2.5 लाख, रिटर्न भरना पड़ेगा। मतलब सी लॉ ने दो चीज बोली है, और एक्चुअली पता तुम लोग भी नोटिस करोगे चैप्टर 6 से और 54 ऐसा है ना, उसमें करोड़ों के एग्जाम्शन मिलते हैं। चैप्टर 6 से में किसकी बदौलत, ATI ATI भी ऐसे रावण सेक्शनों की बदौलत, और 54 तो सब लोग जानते ही है, कुछ नहीं तो चलो डिटेल 50 ऐसे तो 54 वाले 9 सेक्शन है पढ़ाऊंगा, लेकिन हर 54 में क्या है 50-50 करोड़ की कैपिटल गेन में माफ हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई बेनिफिट दूसरे हेड में थोड़ी आता है। सैलरी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें कुछ एग्जाम्शन होते हैं, छोटे मोटे होते हैं यार। बाकी ये कैपिटल गेन में तो क्या अनाप शनाप बेनिफिट मिलता है। मींस किसी ने सोचो कोई शाहरुख खान ने अपना मन्नत बेच दिया, अरे मन्नत उसका बंगले का नाम है ना, वो बेच दिया तो उसको तो करोड़ में गेन होगा, लेकिन वो सामने दूसरा प्रॉपर्टी लेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 54 में भी ह्यूज बेनिफिट मिलते हैं। इससे जो कंक्लूजन क्या है, जहां अपने को ह्यूज बेनिफिट मिलता है ना उसको एड बैक करके दो। जैसे इधर ह्यूज मिलता है तो इसको एड बैक किया, वो तो एड बैक करके GTI आया है ना। अरे NTI में एक तरह से एड बैक करके आया ना, वो तो क्या GTI बोलते हैं तो एड बैक वाला एक्टिविटी हो गया है, हमने बिफोर चैप्टर 6 से ही लिया है। लेकिन GTI में ये सब तो कट पिट गया होगा ना 54, तो 54 को एड बैक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन सुनो क्या है, अदर्स लो को रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा, एक सेंटेंस जो बोल के बताओ। अदर्स लो को रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा, एक सेंटेंस तो बोल के बताओ। इफ देयर GTI बिफोर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 वगैरह वगैरह। बोलो, इफ देयर GTI बिफोर, बराबर बोलो बिफोर। सी आफ्टर एग्जेम्पशन तो 1 लाख ही था आंसर, लेकिन ये ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है ना। ये लगता है 1 लाख वाला आदमी गरीब है, लेकिन जिसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेची, इतना बड़ा गेन किया है, ठीक है टैक्स नहीं आएगा उसको, लेकिन उसका रिटर्न तो देखे यार, ऐसा कौन आदमी है यार। तो क्या था, इफ द GTI बिफोर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 डॉट 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 बोलूंगा क्योंकि 54 ही बहुत सारे, 54 है, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, GA, GB, इतने 54 से पढ़ेंगे वक्त आने पे सब। लेकिन अभी खाली 54 की बात नहीं है, 54 का पूरा झुंड। तो GTI बिफोर 54 का पूरा झुंड, इफ दैट अमाउंट एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख, देन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन इमेजिन करो किसी का ये 90,000 ही था, अरे 90,000 ही था ये, 90K, और उससे पूरा एग्जाम किया था 90K, तो टेल मी इसका बिफोर 54 अमाउंट क्या आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख था, और उसमें 90,000 में 54 का एग्जाम्शन ले लिया ना, लेने के बाद है तो एड बैक करके कितना आएगा 1,90,000, तो अभी भी 2.5 लाख से नीचे है ना, तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो ये अदर्स लोग के लिए था। मैं सेक्शन 139(1) पढ़ा रहा हूं, समझा कि नहीं। हाँ, इस सेक्शन का एक नाम है, लोग इसको इस नाम से पुकारते हैं, वॉलेंट्री रिटर्न। ओके, नाउ टेल मी, इस सेक्शन का ऐसा नाम क्यों रखा है वॉलेंट्री रिटर्न। वॉलेंट्री से क्या बोलना चाह रहे हैं हम। हाँ, वॉलेंट्री मतलब इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, खुद से भर। तू ये मत सोच के इनकम टैक्स वाले सब लोग को याद दिला दिला के बोलेंगे सर आपने रिटर्न नहीं भरा, सर आपका रिटर्न बाकी है। हम लोग सबसे रिटर्न मांगने नहीं वाले, खुद से भरने का। जैसे सुनो, जैसे ही आपको लगा आप एक कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, खुद से भर दो। नहीं तो क्या कल को पब्लिक तो ऐसा बोले रिटर्न भरना था, हमसे कोई मांगा तो नहीं। ये मांगने वाली चीज नहीं होती है, खुद से भरना होता है। सी वो बात अलग है, तुमको ये अजीब लगेगा क्योंकि तुम लोग सोचेगा हाँ वो तो सर खुद से ही तो भरते हैं ना। वो खुद से भरते, वो कल्चर बनाया किसने, सेक्शन 139(1) में। नहीं तो पब्लिक तो ऐसी खड़ू से बोल सकती है और रिटर्न हमने नहीं भरा, आपने तो मांगा ही नहीं। अरे तू कोई शाना है कि तुझसे मांगेंगे, तेरी ड्यूटी बनती है कि खुद से रिटर्न भर। एंड सिंस ये सेक्शन अपने से चाहता है कि खुद से भरो, तो खुद से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉलेंट्रीली भरो। तो राइट दी हेडिंग। थोड़े टाइम के बाद है ना ऐसा सेक्शन आएगा
जिसमें हम खुद से नहीं भर रहे, वो लोग मांग रहे। अरे एट दी एंड दो सेक्शन हो जाएंगे, एक खुद से भरा हुआ रिटर्न और एक मांगा हुआ रिटर्न। अभी से सुन लो ना, खुद से भरा हुआ रिटर्न होता है सेक्शन 139(1) में, मांगा हुआ रिटर्न होता है ना 142(1) करके आएगा, 142(1). अभी से बोल रख रहा हूं ताकि कि अभी से माइंड में रहे कि भारत में दो प्रकार के रिटर्न होते हैं, एक जो खुद से भरे ले रहते, खुद से भरे ले का सेक्शन क्या होता है 139(1), और एक 142(1) होता है जिससे बंदा खुद से नहीं भरा था, पागल आदमी था, तो उससे मांगना पड़ा होगा। अब मांगते हैं तो 142(1। अरे सेक्शन से पहचान होती है, बहुत बार कोई बोले ना इट वॉज अ रिटर्न अंडर 142(1), तो समझ जाना चाहिए खुद से नहीं भरा था, इनकम टैक्स वाले लगता उससे मांगे थे फिर भरा था, अल्टीमेटली रिटर्न ही भरा लेकिन खुद से नहीं, मांगने पे भरा। तो एनीवेज अभी तो हम लोग खुद से भरने वाले रिटर्न की चर्चा कर रहे हैं। ओके, ये लिखा हेडिंग। ओके, अब इसके बाद है ना एक लाइन छोड़ के हु शुड फाइल, ओके हु शुड फाइल लिखा, इसको अंडरलाइन किया। ओके, अब इसके ठीक नीचे है ना ये वाला चार्ट कॉपी करना, दिख रहा है? तो क्या लिखा, कंपल्सरी टू फाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम। मतलब इनकम देखेंगे नहीं, इनकम हो नहीं हो, जीरो है लॉस है, कुछ भी रिटर्न भरना ही पड़ेगा। चारों का रीजन क्या बताया था, ये लोग बड़े लोग होते, बड़ों से टच में रहना पड़ता है, ये लोगों में चोर होने का पोटेंशियल है, और ये लोग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले हैं, ये सब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले थे ना, तो इतना हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब कुछ तो होगा ही ना। तो इवन दो यू से योर इनकम इज जीरो, डोंट पे टैक्स बट एटलीस्ट फाइल द रिटर्न। ओके, फिर इधर क्या लिखा हूं, कंपल्सरी ओनली इफ द, बोलो मैं नहीं बोलूंगा, मेरी एग्जाम थोड़ी है, कंपल्सरी ओनली इफ द जीटीआई बिफोर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 डॉट 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 कर देंगे, और 54 का पूरा फैमिली इज मोर देन बेसिक एग्जाम्शन। रेड में लिखा हो, पढ़ो क्या लिखा है, कंपल्सरी ओनली इफ जीटीआई मोर देन बेसिक एग्जाम्शन। ओनली इफ को कुछ कर दो, कुछ कर दो, उसको काट मत देना। मतलब वो कम नहीं हुआ, एक्सीड नहीं हुआ जीटीआई तो भरने की जरूरत नहीं है। और इधर समझ रहे, हाईलाइट करने का रीजन क्या है, इधर इररिस्पेक्टिव, इधर ओनली इफ। ये लॉजिक समझा ना, जीटीआई क्यों, क्योंकि चैप्टर 6 से तो कितने अमीर लोग भी जीरो हो जाएंगे इससे जीटीआई, और जीटीआई में भी कितने लोग फॉल्सली गरीब दिखते हैं, खास करके कैपिटल गेन्स पे करोड़ों छापा होगा, इसे कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन को ऐड बैक करना है। ऐसे तो सी हर हेड में एग्जेम्पशन है, थोड़ा तो नॉलेज है ना, 10 वाले कितने, लेकिन छोटे मोटे एग्जेम्पशन से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन 54 इज अ जायंट एग्जेम्पशन। ओके, सी लुक एट दिस, हम लोग एक पर्टिकुलर साल में इनकम कमाते हैं, फिर उसका टैक्स कब भरते हैं, नेक्स्ट ईयर में, एंड जिस ईयर में अपनी इनकम जनरेट होती है उसको इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। उनका बोलने का टोन ही ऐसा होता है, इनकम इज अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब उन लोग अपने नज़रिए से प्रीवियस बोलते हैं, क्योंकि उनको तो टैक्स इस ईयर में आएगा ना, तो जब भी उनको टैक्स मिलता है वो लोग क्या सोचते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर की इनकम का मिला। और अपना एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर है इट विल बी 20 to 23, वेदर यू अपियर फॉर May 23 एग्जाम और November 23, आवर प्रीवियस ईयर इज कॉमन 20 to 23, तभी तो मैं कॉमन बैच कंडक्ट कर पा रहा हूँ फॉर May 23 November 23 स्टूडेंट्स। तो अपने फिक्स्ड प्रीवियस ईयर है, इसे कभी भी मैं अपने पढ़ाने में कोई ईयर की बात करूँ ना, ऑलवेज थिंक फ्रॉम 20 to 23 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और सी उसका भी लॉजिक है, अपना प्रीवियस ईयर 20 to 23 क्यों रखा है एग्जाम में, इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलते हैं में, जब भी तुम एग्जाम दोगे ना वो AY है। और ये भी नॉलेज रहो, कितने लोगों को पता ही नहीं होता, अचानक क्या 3-4 अटेम्प्ट फेल हो गए, कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है ना, तो बोला सर मेरे को कौन सा ईयर एप्लीकेबल होगा, उसका ये डाउट रहता है सर मेरे को कौन सा ईयर एप्लीकेबल रहेगा। ये डाउट आना ही नहीं चाहिए, खुद को समझना चाहिए
जब भी हम एग्जाम देते हैं ना वो AY होता है। तो देखो अपना अपना देख लो, तुम लोगों में से कोई कोई बच्चे मई में अपेयर करने वाले हैं, तो मई 23 किधर, मई किधर है? अरे ये रहा ना मई, अरे मार्च है, अप्रैल, मई। तो कोई मई में अपेयर करेगा तो कोई नवंबर 23, तो नवंबर 23 भी इधर किधर आता है, नवंबर 23। तो वेदर यू आर अपेयरिंग इन मई और यू आर अपेयरिंग नवंबर, इट इज विच AY, 23, 24। तो वेन एवर यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम दैट इज द AY, एंड उसके जस्ट पहले वाला ईयर इज द PY। सो फॉर मी मई स्टूडेंट होके नवंबर स्टूडेंट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट फॉल्स इन द सेम AY। तो सब लोग के लिए PY इज द कॉमन। एनीवे से क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि अचानक कोई पुराना स्टूडेंट आके मेरे को पूछता है बहुत बार कि सर मेरे को कौन सा ईयर एप्लीकेबल है। तो पूछना नहीं चाहिए ना, खुद को ही समझना चाहिए। तू अपने आप को पूछ, तेरे को एग्जाम कभी देना है, जब भी तू एग्जाम देगा वो AY है, उसके जस्ट पहले वाला ईयर इज द PY। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। अपना पॉइंट नंबर B क्या था? अरे 3 चीज थी ना, हु शुड फाइल, व्हेन टू फाइल, हाउ टू फाइल। नाउ व्हेन टू फाइल, व्हेन टू फाइल मतलब ड्यू डेट्स। तो सी ईयर जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होता है ना, अपने को लेटेस्ट 31 जुलाई तक, लेटेस्ट 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये नॉर्मल लोगों की ड्यू डेट, नॉर्मली सब लोगों को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है। लेकिन जो कैप वाले लोग होते हैं, कैप वाले, कैप असेसीज, कैप का फुल फॉर्म बताऊंगा। कैप असेसीज का ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। कैप मतलब कंपनीज का ड्यू डेट 31 अक्टूबर रखा है। क्यों? कि हर कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता है ना। अब ऑडिट करवाने के बाद रिटर्न फाइल करना है, तो इतना टाइम, जुलाई तक टाइम देंगे तो कम पड़ता है। एक्चुअली जुलाई तक कितना टाइम मिल रहा है, मार्च तक तो मैं कमा रहा था, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 ही महीना मिलता है ना। तो 4 महीना इज अ लेस टाइम फॉर अ कंपनी हु हैज टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड ऑल्सो। और ऑडिट का कार्यक्रम भी ये पीरियड में होता है ना, कि मार्च तक तो बुक्स मेंटेन करते हैं। तो सिंस ये पीरियड में बुक्स को ऑडिट भी करो, रिटर्न भी तैयार करना है, तो टाइम ज़्यादा चाहिए, इससे 31 अक्टूबर रखा है। किसके लिए? कंपनीज। और कंपनीज ही क्यों, देर आर अदर असेसेस ऑल्सो हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, इन लोग को भी तो ऑडिट आता है ना। इसे ए क्या लिखा है, मतलब ऑडिट वाले सारे लोग, ए फॉर ऑडिट वाले सारे लोग। कंपनीज तो ऑडिट वाली होती ही है, ए फॉर ऑडिट वाले दूसरे लोग, इन लोग सब के लिए 31 अक्टूबर है बिकॉज ऑफ ऑडिट। फिर कैन यू गेस ये क्या है? पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट। मीन्स अगर किसी पहले मालूम, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का रिटर्न अलग फाइल होता है। आज एक पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें 4 पार्टनर होते हैं ना, तो फर्म का सेपरेटली रिटर्न फाइल होता है, पार्टनर्स का सेपरेटली फाइल होता है, क्योंकि दे आर सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। तो अगर पार्टनरशिप फर्म का ही ड्यू डेट अक्टूबर हो गया ना, तो पार्टनर का भी अक्टूबर, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को क्या चाहिए, उन लोग दोनों का रिटर्न सामने साथ में चाहिए, कि दोनों की चेकिंग कार्रवाई इन लोग साथ में करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोथ आर कनेक्टेड ना। तो अगर फर्म ने जुलाई तक भरना है ना फर्म को, तो पार्टनर का भी जुलाई है। लेकिन वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो फर्म के ऑडिट पे निर्भर करता है ना। अरे 2 तरह की फर्म होती है, फर्म जिनको ऑडिट नहीं आ रहा है, जिनको ऑडिट आ रहा है। ऑडिट नहीं आ रहा है तो जुलाई, तो पार्टनर का भी जुलाई। और फर्म को ऑडिट आ रहा है तो फर्म का अक्टूबर, तो पार्टनर का भी अक्टूबर। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ता है ऑडिट आता है कि नहीं? उसके लिए ऑडिट की लिमिट्स है ना 1 करोड़। ये भी पढ़ाऊंगा एक दिन में। नॉर्मली धंधे में 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस होता है और ऑडिट कंपलसरी होता है। और प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट लोग की फॉर्म्स है, लॉयर लोग की फॉर्म्स है, तो 50 lakhs इज द क्राइटेरिया। एनीवे इसके ऊपर बाद में बात होगी, लेकिन कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स है ना उसकी। तो इन शॉर्ट देखो, ऐसे याद रखो, पार्टनर ऑफ ऐसी फर्म जिसको ऑडिट आ रहा है, मतलब ये सब पार्टनर्स नहीं है, ऐसी फर्म के पार्टनर जिनको ऑडिट आ रहा है। मतलब तीनों में ना ऑडिट ही फसाद की जड़ है। बिकॉज ऑडिट का मच है ना, वी नीड मोर टाइम, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज गिवन मोर टाइम। जुलाई के बोले अक्टूबर, अक्टूबर मतलब ज़्यादा वक्त मिलता है ना अपने को। फिर एक और ड्यू डेट है 30 नवंबर। दिस इज फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग असेसीज। ट्रांसफर प्राइसिंग असेसीज। अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी कौन होता है, ये तो जब ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझेगा। अभी सोचने मत जाओ ना,
तुम लोग खाली इतना समझ लो, ये ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी के सिर पे इतना टेंशन है ना, उसका जीना आराम कर दिया इनकम टैक्स वालों ने। मतलब उन लोग को रिटर्न फाइल तो करना ही है, बुक्स को ऑडिट भी कराना पड़ता है, और भी 100 काम दिए हुए। अब इतने सारे काम इनके ऊपर सौंपे गए हैं तो अक्टूबर भी कम पड़ता है उनको। अरे तुम लोग देखा नहीं, नवंबर तक का टाइम दिया, मतलब टाइम ज्यादा दिया है ना। अरे मार्च में तो ईयर खत्म हुआ था, इनको बोले नवंबर तक भरो, तो वाई दे आर गिवन मोर टाइम? बिकॉज दे हैव मोर कॉम्प्लायंसेस। सी कैप लोग को तो गाड़ी ऑडिट का कॉम्प्लायंस था ना, लेकिन ये ट्रांसफर प्राइसिंग वालों को तो ऑडिट के अलावा दूसरे कॉम्प्लायंसेस भी है। तो ये चीज को माइंड में रखते हुए लॉ ने क्या बोला, चल ट्रांसफर प्राइसिंग वाले तू आराम से नवंबर तक भर तो भी चलेगा, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी का अगर नवंबर हुआ ना, उसके पार्टनर का भी नवंबर। अरे टीपी असेसीज एंड देयर पार्टनर्स। अभी तुम लोग ये मत सोचने जाओ ये कौन होता है टीपी असेसीज, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, पूरा चैप्टर इसके लिए मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना बड़ा चैप्टर 2 मिनट में कैसे पढ़ाऊं? इससे तो इसको खाली मैकेनिकली पढ़ लो। हाँ, एक होता है ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी, उन लोग के सिर पे कुछ ज्यादा ही टेंशन दिया है गवर्नमेंट ने, इसको रिटर्न इसलिए उनको रिटर्न भरने का टाइम ज्यादा दिया है, 30 नवंबर। ये ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी कोई सोल ट्रेडर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। तो अगर वो कोई फर्म है तो उसका तो नवंबर होगा ही, उसके पार्टनर्स लोग का भी नवंबर। बाकी कोई जरूरी नहीं कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी इज ऑलवेज अ फर्म, मोस्टली दे आर कॉर्पोरेट्स ओनली। तो इधर क्या था, खाली 30 नवंबर अच्छा नहीं लगता, 30 नवंबर ऑफ द AY। रिटर्न कब बढ़ती AY में? प्रीवियस ईयर में तो कमा रहे थे ना, तो राइट 30 नवंबर ऑफ द AY। फिर एक कैप असेसिस के लिए लिखना रेड पेन से 31 अक्टूबर ऑफ द AY, और अदर्स लोग के यहाँ पे लिखना 31 जुलाई ऑफ द AY। फिर ये क्या था, व्हेन टू फाइल था। 3 चीज थी ना, हु शुड फाइल, व्हेन टू फाइल, हाउ टू फाइल। हाउ टू फाइल ये सब बच्चों को नहीं पढ़ाना होता है, वो आर्टिकलशिप पे सीखना होता है। नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, इट इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बट फिर भी एकेडमिकली लिखना पड़ता है ना, रिटर्न शुड बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।